नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रीशियन TG2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन RLC सीरीज सर्किट इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज़ ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर देन द पावर फैक्टर ऑफ द नेटवर्क इज़। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, एक जो है RLC सीरीज सर्किट है और जो है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज़ ग्रेटर देन द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है। तो हमसे पावर फैक्टर पूछ रखा है। तो मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्या है, RLC सीरीज सर्किट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, RLC सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में क्या होता है आप सभी लोगों को पता होगा, करंट क्या होता है, सेम होता है। करंट क्या होता है, सेम होता है। यानी जो है पावर फैक्टर कैसे डिसाइड होगा, एक बात को ध्यान रखिएगा, पावर फैक्टर कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा वोल्टेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होगा जो है सर्किट उसी तरह बिहेव करेगा। इतना बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ग्रेटर देन द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। यानी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब सर्किट कैसा बिहेव करेगा, सर्किट बिहेव करेगा आपका लीडिंग। ठीक है, अगर यही जो है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होता तो सर्किट इंडक्टिव बिहेव करता। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर मान लीजिए VL इज इक्वल टू VC हो जाता तब क्या होता। तो सर्किट में आपको पता होगा वो कैसा हो जाता, रेजोनेंस सर्किट हो जाता। ठीक है, रेजोनेंस के कंडीशन में आ जाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लीडिंग होगा। बी आंसर होगा लीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर इसको जो है सभी क्वेश्चन का आपको PDF चाहिए विद आंसर, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC ऑफ ए कैपेसिटर वेरीज। ठीक है, XC का वैल्यू पूछ रखा है, कैसे वेरी करता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा XC का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। XC को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC की वैल्यू होती है 1/ωc। ठीक है, XC इज इक्वल टू, ओमेगा क्या होता है आप सभी लोगों को पता होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 1/2πfc हो गया। यहाँ देखिए XC इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जो XC है क्या है, वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमारा आंसर देखिए ए वाला हो जाएगा, इन्वर्सली विद द फ्रीक्वेंसी। XC क्या होगा, इन्वर्सली विद द फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यही XL पूछा रहा था। XL इज इक्वल टू क्या होता है, ωL। XL क्या होता है आप सभी लोगों को पता होगा, XL को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, और XL इज इक्वल टू होगा, XL इज इक्वल टू 2πfL हो जाएगा। ठीक है, तो यानी XL जो होगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फ्रीक्वेंसी के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विद एन एरो टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। तो आप बताइए, जो है ये वोल्टेज है, वोल्टेज ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब ये क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है। इसके ऊपर एरो लगा देने से क्या होगा, ये डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए लिखा है तो मतलब ये मैग्नीट्यूड है, इसके ऊपर एरो है, तो इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट किया गया है।
तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, ये कहलाता है फेजर। फेजर रिप्रेजेंटेशन यानी फेजर क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ ए वेव। टाइम पीरियड क्या होता है वेव का। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, ये मान लीजिए कोई वेव है, ठीक है, तो यही होता है आपका क्या, कोई वेव है, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है वही क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो आंसर क्या होगा, बी, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। बी वाला हमारा आंसर होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। और आप सभी लोगों को पता होगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, यानी एक साइकिल में कितने, एक सेकंड में कितना साइकिल पूरा कर रहा है। ठीक है, वही क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और एक रिलेशन याद रखिएगा, जो है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द आरएमएस वैल्यू एंड मीन वैल्यू आर द सेम इन केस ऑफ, यानी आरएमएस वैल्यू और मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू किसके केस में सेम होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर वेव, साइन वेव, स्क्वायर वेव, हाफ वेव, रेक्टिफाइड साइन वेव। तो ध्यान रखेंगे जो है आरएमएस वैल्यू और मीन वैल्यू जो है स्क्वायर वेव के केस में जो है सेम होता है। क्या ध्यान रखेंगे, स्क्वायर वेव के केस में सेम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आरएमएस वैल्यू जो होता है स्क्वायर वेव के केस में, ठीक है, वो जो है वीएम के बराबर होता है, और एवरेज वैल्यू भी जो होता है वो भी क्या होता है, वीएम के बराबर होता है इन केस ऑफ स्क्वायर वेव के केस में। ठीक है, और आप सभी लोगों को बता दें ट्रायंगुलर वेव के केस में क्या होता है, ट्रायंगुलर वेव, तो ट्रायंगुलर के वेव के केस में क्या होता है, आरएमएस वैल्यू आप सभी लोगों को पता होगा Vm/√3। और साइन वेव में क्या होता है, साइन वेव में जो है आरएमएस वैल्यू होता है Vrms इज इक्वल टू होता है Vm/√2। ठीक है, और हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव में क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव के केस में क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ये होता है आपका Vm/2 होता है। ठीक है, Vm/2 होता है। नेक्स्ट देखते हैं द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट वेव थ्रू ए सर्किट एलिमेंट इज गिवन एज 30 डिग्री, द इन एसेंशियल कंडीशन इज दैट, यानी जो है वोल्टेज और करंट के बीच में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो है मान लीजिए 30 डिग्री का फेज डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो वोल्टेज और 30 डिग्री का फेज डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो एसेंशियल कंडीशन क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा जब भी फेज डिफरेंस, ठीक है, जब भी जो है फेज डिफरेंस जो है निकालते हैं तो उनमें क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होगा तभी जो है हम निकाल पाएंगे। ठीक है, दोनों वेव में फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप सभी लोगों को पता होगा 2πf होता है, यानी कहने का मतलब क्या है, जो है
फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है। तो आंसर इसका क्या होगा, बोथ वेव्स मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर किसी दो वेव में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है, उनका जो है फ्रीक्वेंसी सेम होगा, तभी तो जाके फेज डिफरेंस निकाला गया है उनके बीच में। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने के लिए इस चीज़ को, ये क्वेश्चन देखिएगा, इफ़ द AC वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वोल्टेज और करंट का एक्सप्रेशन दे रखा है, तो देखिए ये दे रखा है और ये करंट का दे रखा है। तो इस चीज़ में ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये लिखा है 314T और ये क्या लिखा है 720T। क्या ओमेगा जो है सेम है? नहीं सेम है, ठीक है, ओमेगा सेम नहीं है, इसका मतलब इसमें जो है फेज डिफरेंस आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया भी है, वैसे भी देखिए अगर ऐसे मान लीजिए अगर सेम रहता तो जो है कितना होता, वोल्टेज जो है लैग करता 60 डिग्री, और देखिए पहला ही ऑप्शन में वही दे रखा है। तो ध्यान रखिएगा, फेज डिफरेंस तभी निकाल पाएंगे जब जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहें या फ्रीक्वेंसी सेम होगा, तभी जब निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, कांट बी डिटरमाइन, यानी हम निकाल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि जो है फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट वेरी लो फ्रीक्वेंसीज ए सीरीज RC सर्किट बिहेव्स एज ऑलमोस्ट प्योरली। तो देखिए सीरीज RC सर्किट बनाएंगे तो सीरीज ये R हो गया और ये C हो गया, ठीक है। यहाँ मान लीजिए हमने सप्लाई दे रखी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस का तो फ्रीक्वेंसी से कुछ लेना देना है नहीं, तो अब इसमें पता है हमें XC इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई FC, ये होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिखा है, लो फ्रीक्वेंसी। तो देखिए बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लो होगा तो XC की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सोचिए XC की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या हम ये जो है रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर सकते हैं? XC की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो क्या हम रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सर्किट केवल हमारा कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटिव बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा? कैपेसिटिव बिहेव करेगा, ठीक है। कैसा बिहेव करेगा? कैपेसिटिव। अब ध्यान रखिएगा, यही पूछ रहा होता हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो देखिए XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो XC क्या होगा, कम होगा। जब XC कम होगा तो XC को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। XC को नेगलेक्ट कर देंगे तो सर्किट कैसा बिहेव करेगा, रेजिस्टिव बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, रेजिस्टिव बिहेव करेगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन में जो है फ्रीक्वेंसी को लो करा है, तो वो जो है R जो हो जाएगा वो नेगलेक्ट हो जाएगा, मतलब कैपेसिटिव हमारा बिहेव करेगा सर्किट। C वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए 3 फेज AC सप्लाई। 3 फेज AC सप्लाई का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 3 फेज में होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए जो है ये हमारा एक जो है फेज है, आप सभी लोगों को पता होगा RYB, यही 3 फेज होते हैं। ये मान लीजिए VR है। अब इससे क्या होगा, 120 डिग्री पे क्या होगा, VY होगा, ठीक है। 120 डिग्री पे 120 डिग्री पे क्या होगा, अब इससे जो है 120 डिग्री पे क्या होगा आपका, VB होगा। तीनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 120 डिग्री होगा। इतना सभी लोगों को पता होगा। अब देखिए VR लिखेंगे तो क्या होगा, VM साइन ओमेगा टी,
और वी वाई लिखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, वी एम साइन, अब देखिए हम कैसे चल रहे हैं, हम लोग क्लॉक वाइज चल रहे हैं, वाई तक पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्लॉक वाइज, तो लगाएंगे -120 डिग्री, ठीक है। अब जो है वी बी लिखेंगे तो वी बी क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी, और ये क्या देखिए वी आर से देखिए, या तो लिखें -240 या प्लस लिख दें क्या है 120, तो प्लस लिख देते हैं 120 डिग्री, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तीनों में आप क्या देख रहे हैं, सेम फेज डिफरेंस, एंगल डिफरेंस, तो सही बात है, एंगल डिफरेंस सेम रहेगा 120 डिग्री। अब देखिए सेम पीक वैल्यूज़ देखिए सभी में क्या है, सेम है, बिल्कुल ये भी बात सही लिखी गई है। सेम आरएमएस वैल्यू, तो वो भी बात सही है, क्योंकि जब पीक वैल्यू जो है सेम है तो आरएमएस वैल्यू भी क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, लास्ट वाला दिया है सेम इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो ये सारी जो हम चीज़ें लिखे हैं ये इंस्टेंट पे लिखे हैं, किसी एक इंस्टेंट पे, ठीक है। अब देखिए सबकी वैल्यू क्या है, अलग अलग है, किसी में साइन ओमेगा टी है, किसी में साइन ओमेगा टी -120 डिग्री है, और किसी में साइन ओमेगा टी +120 डिग्री है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग हैं जो है ये, तो ये आंसर जो है ये वाला क्या है, गलत दे रखा है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज़ ट्रू बिटवीन द ट्रू पावर, इसी को देखिए ट्रू पावर बोल देगा, कभी रियल पावर बोल देगा, कभी एक्चुअल पावर बोल देगा, ठीक है, कभी एवरेज पावर बोल देगा, सब बात जो है सेम है। रिएक्टिव पावर पी आर एंड अपेरेंट पावर पी ए, तो आप सभी लोगों को पता होगा एक्टिव पावर का क्या फॉर्मूला होता है, P = होता है VI cos फाई, और रिएक्टिव पावर Q = VI sin फाई, और जो आपका अपेरेंट पावर होता है वो क्या होता है, VI होता है। और आप सभी लोगों को पता होगा S = होता है √P² + Q², ठीक है। आप सभी जो है इसको स्क्वायर करके जो है जोड़ देंगे तो sin² थीटा + cos² थीटा से 1 हो जाएगा, यही चीज़ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यही जो है इसके जगह देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ PT दे रखा है तो ये हो जाएगा PT का स्क्वायर, और Q की जगह क्या दे रखा है, PR दे रखा है तो PR² हो जाएगा, और S की जगह क्या दे रखा है, PA दे रखा है तो PA हो जाएगा, ठीक है, PA हो जाएगा। तो यही हमारा देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, C वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच सप्लाई सोर्स चेंज द पोलैरिटी कॉन्स्टेंटली, यानी कौन सा आपूर्ति स्रोत ध्रुवता जो है सतत बदलता रहता है, बताएं। जो AC होता है, ठीक है, AC को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक है। इसका जो है क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा क्या है, बदलता रहता है, क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। मान लीजिए ये टाइम t है, और DC में क्या होता है, DC को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो DC में क्या होता है, DC में जो है वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, DC में वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसमें पूछा है जो है पोलैरिटी चेंज होता रहता है, तो आप सभी लोगों को पता होगा DC में पोलैरिटी सेम रहती है, और जो है AC में हमेशा जो है प्लस हाफ साइकिल में जो है चेंज होता रहता है, हाफ साइकिल में, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, B वाला होगा, AC सप्लाई। AC सप्लाई में क्या होता है, जो है कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, हाफ साइकिल में फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। तो इसका आंसर B होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल वोल्टेज इन ए सीरीज RC लैग्स द करंट बाय एन एंगल,
ठीक है, सीरीज आरसी सर्किट में बोला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा इसमें जो है आरसी सर्किट है, तो आरसी सर्किट में क्या होता है, करंट जो है लीड करता है, तो करंट लीड करता है, लेकिन ये जो है करंट लीड तब करता है वोल्टेज से लीड करता है, लेकिन इसको जो है देखिए वोल्टेज दे रखा है, तो वोल्टेज जो होगा वो लैग करेगा करंट से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आरसी सर्किट है, तो आरसी सर्किट में क्या होगा, ये मान लीजिए जो है ये करंट हो गया, तो करंट और जो है ये जो है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रेजिस्टर हो जाएगा वी आर, और जो है इसके कैपेसिटर के क्रॉस जो है वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज जो है करंट लीड करना चाहिए, यानी वोल्टेज जो है क्या होगा, वी सी नीचे होगा, तभी तो जो है करंट लीड करेगा। यानी देखिए इसके बीच में कितना जो है, अब अगर यहाँ से देंगे तो ये तो हो जाएगा आपका वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये तो करंट हो गया यहाँ पे, अब यहाँ ये जो है रिजल्टेंट जो है वी सी वी एस है, इसके बीच में जो एंगल होगा वही तो पावर फैक्टर एंगल होगा, और ये एंगल जो है 0 और 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू। आर और सी की वैल्यू क्या होगी उसके अनुसार जो है 0 और 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से इसका आंसर डी वाला होगा, बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, द पीक वैल्यू ऑफ ए साइन वेव इज़ 200 इट्स एवरेज वैल्यू, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एवरेज वैल्यू क्या होता है, तो एवरेज वैल्यू आप सभी लोगों को पता होगा, एवरेज वैल्यू क्या होता है, वी एवरेज इज इक्वल टू 2 वी एम बाई पाई, ये होता है। और यहाँ देख रखा है पीक वैल्यू क्या दे रखा है 200, तो ध्यान देखिएगा 2 बाई पाई की वैल्यू हमने बताया था, ये 2 बाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 0.637 इंटू वी एम जो है 200 दे रखा है, ये आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 127.4 वोल्ट मिल जाएगा आंसर, ठीक है, ए वाला आंसर हो जाएगा। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ये पीक वैल्यू दे रखा है ना, एवरेज वैल्यू क्या होगा, एवरेज वैल्यू पूछे या आरएमएस वैल्यू, इससे कम होगा कि नहीं होगा, इससे कम ही होगा, तो इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता और ये वाला आंसर नहीं हो सकता। और कितने लोगों को पता होगा ये आरएमएस वैल्यू दे रखा है, ठीक है, तो यही ना एवरेज वैल्यू होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी यूनिटी, यानी किस सर्किट का जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी होगा। सभी लोगों को पता होगा ये कैसा होगा, रेजिस्टिव सर्किट का जो है पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। तो ध्यान रखेंगे रेजिस्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है, यानी 1 होता है। और जो है कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है 0, ठीक है, 0 लीडिंग और 0 लैगिंग, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। यही पूछा रहता जो है 0, तो आंसर जो है डी वाला हो जाता, बोथ ए एंड बी, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, यानी जो है आर और सी एल और सी दोनों के लिए पावर फैक्टर कितना होता है 0 होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द वोल्टेज एंड करंट हैव ए फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री इन एन एसी सर्किट द पावर विल बी, ठीक है, फेज डिफरेंस दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है, तो पावर क्या होगा, तो आप सभी लोगों को पता होगा पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू कॉस फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 90 डिग्री, यानी जो है VI, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी पावर कितना हो जाएगा 0,
ठीक है, पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन सिंगल फेज एसी सर्किट पावर इज द एंगल बिटवीन, पावर किसके बीच में एंगल होता है, करंट रेजिस्टर, पावर, करंट इम्पीडेंस। तो पावर फैक्टर एंगल किस में होता है, वो होता है आपका वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं, इन स्टार कनेक्शन इफ द लाइन वोल्टेज इज 1732 वोल्ट देन द व्हाट विल बी द फेज वोल्टेज। ठीक है, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज हमें दे रखा है और हमें से फेज वोल्टेज पूछ रखा है। तो आप सभी लोगों को पता होगा, इन स्टार कनेक्शन लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, ये होता है, और लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू होता है √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3। लाइन वोल्टेज कितना दे रखा है, 1732, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो ये काटेंगे तो इसको आ जाएगा आपका 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, आप सभी को पता होगा, डेल्टा कनेक्शन में वो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है, और जो लाइन करंट होता है √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन RLC सीरीज सर्किट द रेजोनेंस विल अकर व्हेन। तो आप सभी लोगों को पता होगा रेजोनेंस का कंडीशन कब होता है, जब XL बराबर XC होता है। ठीक है, XL बराबर XC होता है तो रेजोनेंस का कंडीशन होता है। ठीक है, ये बी वाला आंसर होगा, XL बराबर XC। XL बराबर XC होता है तो रेजोनेंस का कंडीशन होता है। रेजोनेंस के कंडीशन में क्या होता है, सर्किट कैसा बिहेव करता है, रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करता है। ठीक है, रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करने लगता है। और पावर फैक्टर उस कंडीशन में क्या होता है, पावर फैक्टर भी क्या होता है, यूनिटी होता है, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी। इन चीज़ों को याद रखिएगा। और ये पावर फैक्टर चाहे RLC सीरीज सर्किट हो चाहे RLC पैरेलल सर्किट हो, दोनों सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है इन कंडीशन, रेजोनेंस के कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द नेट रिएक्टेंस इन RLC सर्किट इज़। तो रिएक्टेंस की बात की गई है। ठीक है, नेट रिएक्टेंस कितना होता है, तो आप सभी लोगों को पता होगा नेट रिएक्टेंस ये होता है XL माइनस XC, या यहाँ पे डिफरेंस रहे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये जो डिफरेंस होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से छोटी वैल्यू को घटा देंगे। ठीक है, तो कभी XC बड़ा आता है, कभी XL बड़ा आता है, तो उन दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटी वैल्यू को घटा देंगे। वही क्या कहलाता है, रिएक्टेंस कहलाता है, नेट रिएक्टेंस कहलाता है। आप सभी लोगों को बता दें, जो इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा, वो जो होगा वो होगा √R² प्लस XL माइनस नहीं लगाएं, डिफरेंस लगाएं, XC², यही आएगा √R² प्लस XL डिफरेंस XC का स्क्वायर होगा, यही ध्यान रखेंगे इम्पीडेंस की वैल्यू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी वाला। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी वाला होगा, XL माइनस XC। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।